यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ ग्लास स्लैब। उससे अगला क्या बताया मैंने तो वो बताओ। एप्रेंट डेप्थ ऑफ स्क्वायर में टी आई ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है ठीक है। लेकिन सभी लोग छठवां पॉइंट, रियल एंड एप्रेंट डेप्थ। रियल एंड एप्रेंट डेप्थ बहुत छोटा सा टॉपिक है, लेकिन सवालों वाला टॉपिक है, आता है सवाल। इतना दो नंबर का ही सही पर ठीक ठाक ही है। ध्यान से देखें, रियल एंड एप्रेंट डेप्थ। आज बहुत छोटी छोटी बातें निकल जाएंगी यार। जो मेन लाइन ऑफ द चैप्टर रहेगी, इसमें बड़े बड़े स्टेटमेंट, भारी भारी डेरिवेशन, वो सारी चीज तुम लोग पढ़ रही होगी। वो सवाल गलत कर दिया है एमन, 2x माइनस वाई वाला है। मैट्रिक्स में x और y की वैल्यू निकालनी थी बस। हाँ भाई ध्यान से देखें। पहली बात ये फिनोमेना सब लोगों ने देखा है ना, बाल्टी में सिक्के पड़े हुए देखे हैं कभी, थोड़े से ऊंचे ऊंचे से दिखाई देते हैं, उतले से ऊपर के दिखाई देते हैं। ऐसा तो नहीं किसी ने सिक्के ना देखो अपने जीवन में बाल्टी के अंदर डालकर। कभी नदी किनारे वगैरह ऐसे ट्राई मारो, उसको भी दिखाई देते हैं। ये जो सिक्का है उसको ऊपर उठने का रीजन क्या है? ऊपर ही नहीं होता लेकिन थोड़ा ऊपर दिखाई देता है, उसका रीजन क्या है? बस ये पढ़ना है कितना ऊपर दिखाई देगा। अगर हम अपन लोग सवालों को तुम्हारे सामने रिप्रेजेंट करेंगे तब तुम्हें समझ में आएगा कि यार ये तो नॉर्मली कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग। देखें, सबसे पहले सभी लोग इस करके बकेट यानी बाल्टी बना दें, उसमें पानी भर लें। पानी भरने के बाद में उसके अंदर पानी भरने के बाद सभी लोग इसके अंदर एक काम करें, एक सिक्का डाल दें। ठीक है, सिक्का डाल दें इसमें। ये अभी कैसा भी सिक्का हो सकता है, ये थोड़ी 1 रुपए का 2 रुपए का सिक्का, सीधी बात की इसमें सिक्का पड़ा हुआ है। तो बात है कि सिक्का थोड़ा सा ऊपर दिखाई देता है एज कम्पेयर टू रियल गहराई के। हमें उसकी स्टडी को पढ़ना है, ध्यान से इस बात को समझेंगे। पढ़ने का मतलब बस यही नहीं होता कि डेरिवेशन लेट हैंड्स और ये और वो नहीं। केस स्टडी है, मतलब बस स्टडी इस बात करनी है कि मैं इस कहानी को रिप्रेजेंट कैसे करके बताता हूँ। जैसे बहुत सिंपल बात है जो मेरे दिमाग में बहुत अच्छे से इसी टाइम पे आके घुस गई थी, वो ये जब इस टॉपिक में पढ़ना क्या है, इस टॉपिक में ये पढ़ना है कि इसको पढ़ाते कैसे हैं। मैं अगर तुमसे पूछ लूं कि बता भैया इसको स्टार्ट कैसे करेगा, क्या बताएगा इसमें? पहली बात कि ऊपर उठता है तो कितना उठता है, कैसा दिखता है, क्या नहीं दिखता, स्टार्ट कहां से करेंगे? समस्या ये है। तो ये जो पढ़ाई बनाई गई है ना, उस खुद सोच के देखें कि अगर मैं तुमसे फिलहाल पूछूं बता मैं इसमें क्या स्टार्ट करने वाला हूं, तुम बता नहीं पाओगे। बस वो केस स्टडी देखनी है, उसमें बहुत छोटे छोटे फॉर्मूले क्रिएट होंगे, वो ध्यान समझने हैं। उसके बाद में नए नए टॉपिक पे आने हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट बात ये कि सारी बातें ना बहुत छोटी छोटी ही है, लेंथी डिस्कशन नहीं है कोई सा भी। और लेंथी डिस्कशन ना होने की वजह से हमें ना ऐसा लगता है कि यार बहुत तेज चल रहा है चैप्टर, टॉपिक सूटा सूट निकल रहे हैं। कुछ ऐसे आएंगे जो इतने स्लो हो जाएंगे कि 2 दिन में जाके एक टॉपिक कवर हो पाएगा, कुछ इतने लंबे भी हैं। फिर ध्यान से बात सुने। पहली बात तो ये कि अगर इस सिक्के को देखना चाहते हैं तो आदमी कहाँ पर होगा? बाल्टी के नीचे की बाल्टी के ऊपर? बाल्टी के ऊपर आदमी को कैसे बनाया जाएगा? कहाँ बनाना है? कहीं पर भी। मतलब आदमी को बनाने का तरीका के साथ आदमी ऊपर है, ये हो गया आदमी की आंख, ऐसे करके आदमी को दिखाया जाता। अब ऐसा नहीं कि आंख यहीं पर है, इस पूरे को आदमी देख सकता है। बनाने का तरीका है, बस दिखाने का तरीका है। अगर हम सिक्के को देखना चाहते हैं तो सिक्के से कितनी लाइटें आनी चाहिए आदमी की आंख तक? अगर हम सिक्के को देखना चाहते हैं तो सिक्के को देखने के लिए आदमी की आंख तक कितनी लाइटें पहुंचे? किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए कम से कम कितनी लाइटें चाहिए? और यही बात चैप्टर के खत्म होने तक तुम्हारे पीछे रहेगी लगातार, कि किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए कितनी लाइटें चाहिए? 2। लगातार यही बात चलती रहेगी, लगातार टिल द एंड ऑफ द चैप्टर। तो अपन लोगों ने बस 2 लाइटें बनानी है। इस सिक्के से एक लाइट है जो सीधी मान लिया अपन लोगों ने, जो ऊपर को जा रही है, ठीक है, और एक और लाइट है तो सिक्के से यहाँ से ऐसे निकली और ऐसे जाएगी। तुम ये इतना बता दो बस कि लाइट रे, ये नॉर्मल बना दिया। लाइट डेंसर मीडियम से रेयर में जा रही है, पानी से हवा में जा रही है, नॉर्मल के पास या दूर? नॉर्मल से दूर हट जाएगा इस तरह से। अब इतना ये बता दें कि ये जो लाइट जा रही है, मतलब जो सीधी जाती है वो नहीं बेंड होती है, तुम्हारे लिए सीखने लायक बात। जो सीधी जाती है वो बेंड नहीं होती है, जो थोड़ी बहुत टेढ़ी मेढ़ी जाती है वो बेंड होती है। ये जो लाइट ऊपर जा रही है
और ये जो लाइट रे इधर जा रही है, क्या ये कभी मिलेंगी? तो हम लोगों को ये वाली मिलानी पड़ेंगी, और मिलानी पड़ेगी। और तरीका क्या मिलाने का, उस लाइट रे को थोड़ा सा पीछे खींचो, कैसे करके, डॉट 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 बना के। तो अपन लोगों ने इसको थोड़ा सा पीछे खींचा ऐसे कर करके, तो हमें वो इस जगह पर मिलती हुई लगेगी। और जिस जगह मिलती हुई लगेगी हमें सिक्का भी उसी जगह पर दिखाई देगा। तो असलियत में सिक्के की जो गहराई है वो ये है, लेकिन हमें सिक्का कहाँ दिखाई देगा? इस पर। तो ये वाली जो इसकी डेप्थ है उसको बोलते हैं रियल डेप्थ। ये वो असलियत में इतनी गहराई पर है, रियल डेप्थ, रियल डेप्थ। और उसके बाद में ये जो गहराई है जहां पर वो हमें दिखाई दे रहा है, ये वाली, दिस इज कॉल्ड एपरेंट डेप्थ, दिस इज कॉल्ड एपरेंट डेप्थ। ठीक है, ध्यान से बात सुने। सबसे मेन बात ये कि हमें कोई भी चीज कहां पर दिखाई देगी? जहां पर लाइट दिखाई देगी। हमें लाइट अगर ऊपर मिलती हुई महसूस होगी तो हमें सिक्का भी ऊपर दिखाई देगा। लाइट अगर नीचे महसूस होती तो सिक्का भी नीचे दिखाई देता। सीधी सीधी बात ये कि सिक्के से दो लाइटें निकली, एक सीधी गई और एक बेंड हो गई। अब हमें पता है कि इमेज को देखने के लाइट रेज को मिलना बहुत आवश्यक है, तो मुझे लग गया कि लाइट रेज इस जगह पर मिल रही है और इसी कारण सिक्का थोड़ा सा ऊपर दिखाई देता है। इसकी असली गहराई रियल डेप्थ और इसकी प्रतीत होने वाली गहराई इसको एपरेंट डेप्थ। आगे आने वाले टाइम में पानी हमें थोड़ा सा परेशान ना करे, इसीलिए मैं तुम्हें इसको कुछ अलग अलग लेटरों से लिख के दिखा रहा हूँ। रियल डेप्थ को सभी लोग आर से रिप्रेजेंट कर लेंगे और एपरेंट डेप्थ को सभी लोग ए से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ध्यान से देख लें। आर और ए, आर यानी रियल और ए यानी कि अनुमानित, प्रतीत होने वाली ए। पहले तो अपने दिमाग में ये बात सेट करें कि दिखता क्यों है ऊपर, क्योंकि सीधी बात है कि लाइट डेंसर से रियल में जाती है, थोड़ा सा भटकती है और हमें उस लाइट को मिलाना है। हम जैसे उसको मिलाएंगे, जिस जगह पर हमें मिलती हुई दिखाई देगी उस जगह सिक्का दिखाई देता है। अब आता है कि करना कैसे, सवाल कैसे होंगे वो देखना। क्या दरअसल यहाँ से ना, मतलब सवाल एकदम जेन्युइन है, सही भी है बिल्कुल। सिक्के से एक लाइट नहीं निकलती, हजारों निकलती हैं। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट से, मतलब मैं किसी भी ऑब्जेक्ट देख रहा हूँ, वहां से हजारों लाइटें आ रही हैं, और उसको पढ़ने के लिए मुझे वहां से कितनी लेके आनी है? दो। और मैं दो भी वो लाऊंगा जिससे मैं पढ़ाई आसान बना सकूं। मैं पढ़ाई आसान बना देता हूँ किस वाली लाइट से? उस सीधी जाती है उससे। अगर तुम में से कोई मुझे ऐसा बोले जब सीधी ना जाए, क्या उसको मतलब उसके बिना एक्सप्लेन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकता हूँ, वो भी सुन। लेकिन पढ़ाई इससे आसान बनती है तो बस सीधी वाली बना देते हैं पर लोग। देखो, अगर मैंने डायग्राम ये बनाया होता कि यहाँ पर सिक्का है, यहाँ से दो लाइटें चाहिए, एक लाइट ऐसे भेज दी, एक लाइट ऐसे भेज दी, गलत तो नहीं है? सीधी नहीं भेजी मैंने। अब सीधी सीधी बात ये कि सब नॉर्मल, ये वाला परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर। लाइट रियल से डेंसर में जा रही, थोड़ा सा हट जाएगी। लाइट रियल से डेंसर से रियल में जा रही, थोड़ा सा हट जाएगी। और दोनों लाइटें मिलेंगी नहीं मिलेंगी? नहीं मिलेंगी। तो हमें इन दोनों को खींचकर मिलाना पड़ेगा, और जिस जगह हमें मिलती दिखाई देगी वो क्या होगी? सिक्के की असली ऊंचाई। तो बात तो अब भी सही है, लेकिन ये सब ये वाला ही याद रखना है मुझे। हाँ, क्योंकि ये सीधी लाइट रे जो मैं आगे पढ़ाने वाला हूँ उसमें आसानी बनाएगी। बात हाँ समझ में तो आ जाती है, पर इसको स्टडी में नहीं उतार पाते लोग। हजारों लाइटें जाती हैं, हम बस वो स्टडी करवाते हैं जो आसानी से हमें समझ में आ जाए। ये डायग्राम तो ये भी सही है, उसका कुछ बेनिफिट है सीधी लाइट रे का। तो हजारों लाइटों में तुम्हें दो लेनी है, और दो भी वही लें जिससे काम बन जाए। और ये बात तुम्हें पता कैसे चलेगी काम किससे बनेगा? तो मैं बताऊंगा तुम्हें कि काम इससे बनेगा। खैर, इसमें एंगल आई और एंगल आर की बात कर लेते हैं। बताएंगे इसमें एंगल आई, ये तो बेकार है, जाने दो इसका तो काम। इसमें एंगल आई दिख रहा है किसी को? अब लोग एंगल आई कैसे बताएंगे? वो वाला कौन सा वाला मुझे नहीं समझ में आया। मैं तो पॉइंटों के नाम देता हूँ, एंगल आई बताना। ये वाला पॉइंट यहाँ पे सिक्का रखा हुआ, उस पॉइंट को नाम दिया ए। यहाँ पर दिख रहा है वो पॉइंट बोला गया बी। ये जो ऊपर वाला पॉइंट है इसको नाम दिया मैंने सी। ये वाला पॉइंट नाम दिया मैंने डी। इस वाले पॉइंट को नाम दे दिया ई। एंगल आई कौन सा है? पढ़ाई में नाम क्यों दिए जाते हैं? जिससे कि अच्छे से समझा सके, ऐसे नहीं वो वाला दे दो। बताओ एंगल आई कौन सा है? जो इंसिडेंट रे है और जो नॉर्मल है उसके साथ बनने वाला एंगल, एंगल आई। आने वाली लाइट और नॉर्मल के साथ बनने वाला एंगल आई माना जाता है, और जाने वाली लाइट और नॉर्मल के साथ बनने वाला एंगल, एंगल आर माना जाएगा। पहले तो ये समझ लें,
एंगल आई में कुछ गलत तो नहीं है, मतलब ये कौन सी लाइट रे है जो आ रही है, ये क्या चीज है, नॉर्मल। और आई कौन सा एंगल होता है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में, और ये है नॉर्मल और ये जाने वाली लाइट, तो आर कौन सा एंगल है, नॉर्मल और आर के बीच में, इसके बीच में, इंसिडेंट रिफ्लेक्ट रे के बीच में एक एंगल ये आई, ये वाला एंगल आर। पहले ये देखें, मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं एक फॉर्मूला क्रिएट करूंगा जहां पर हम लोग डेप्थ निकाल सकते हैं कि असली कितनी और दिखेगी कितनी, हमको बनाने वाले हैं, पर वो कैसे बनेगा उसका अंदाजा है अभी है नहीं अपन लोगों को, ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है इतना बड़ा है नहीं। ठीक है, दूसरी बात सुनो, तो लोगों ने ये पढ़ा है कभी, ये दोनों लाइंस कैसी हैं, पैरेलल, तो अगर ये वाला एंगल 80 होगा तो एक छोड़ के ये वाला एंगल भी, कौन सी प्रॉपर्टी कहते हैं इसको, करस्पॉन्डिंग एंगल, है ना, एक छोड़ के एंगल इक्वल पाए जाते हैं, से करस्पॉन्डिंग एंगल। तो मैं यहाँ पर करस्पॉन्डिंग एंगल ढूंढना है कोई सा, एक एंगल करस्पॉन्डिंग मिलेगा, अगर ये वाला एंगल आर है तो ये वाला एंगल भी आर होगा। ध्यान से देखना, ये लाइन, ये सीधी लाइन, ये उसके ऊपर एक और लाइन, अगर ये वाला एंगल आर है तो ये वाला एंगल भी आर होगा। कौन सी प्रॉपर्टी, करस्पॉन्डिंग एंगल। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है। अब तुम लोग ध्यान से देखो, मैं तुम्हें इसके अंदर 2-3 ट्रायंगल दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले वापस आ जाओ। ये लाइन पैरेलल है इसके, ठीक है भैया, और थोड़ा सा बदल देता हूँ, ये बता देगा था ये कौन सा एंगल पाया जाता है, बोलो। अगर ये वाला एंगल 30 है तो ये वाला एंगल कितने का, 30। प्रॉपर्टी कौन सी, अल्टरनेट एंगल में जेड बनता है, तो इसमें एक जेड बनेगा, वो जेड भी ध्यान से देख लें आप। अगर मैं तुम्हें साफ साफ समझा दूंगा, ये वाला एंगल देख ध्यान से, ये ऐसे करके जेड है, तो अगर ये वाला एंगल आई है तो ये वाला एंगल भी आई। पूरा डायग्राम ध्यान से देखें, ध्यान से, एक एंगल आर है करस्पॉन्डिंग की हेल्प से, और एक एंगल आई है विद द हेल्प ऑफ अल्टरनेट एंगल। और ये पूरी बात लैंग्वेज में लिखनी होती है, मैं लिखी थोड़ी है लैंग्वेज में, मैं बस ड्राइव करूंगा डेप्थ के फॉर्मूला कैसे भी करके। ठीक है, ध्यान से उस चीज को समझे। पहली बात ये समझे कि क्यों दिखता है ऊपर, क्योंकि जहां पर लाइट मिलती हुई दिखाई देगी वहां पे हमें सिक्का दिखाई देगा। और दूसरी बात है कि एंगल आई और एंगल आर निकालने के बाद में आर और आई को मेंशन किया, और ये बातें ऐसे एक बार में नहीं आती हैं। तुम्हें अभी पता ही नहीं है कि मेरा अगला पड़ाव क्या होने वाला है, तो तुम देख रहे हो, है ना। पढ़ाई की मेंटेलिटी को समझे कि हमें चीजें देखनी होती हैं, फिर याद करनी होती है, फिर खुद से करनी होती है, तब जाके वो समझ में आती हैं, एकदम से नहीं आती हैं। खैर, मैं तो इसमें 2 ट्रायंगल देखने को बोलता हूँ, सभी लोग 2 ट्रायंगल देखना। एक ट्रायंगल है जिसका नाम है बीसीडी, इन ट्रायंगल बीसीडी, ढूंढ लें बीसीडी ट्रायंगल कौन सा है। और उसके बाद में एक ट्रायंगल और है, एक ट्रायंगल जिसका नाम है ट्रायंगल एसीडी, एसीडी ढूंढ लो। बीसीडी कौन सा ट्रायंगल है, वो ऊपर वाला छोटा सा ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल है ट्रायंगल बीसीडी, ये वाला। और इस बीसीडी ट्रायंगल को अगर हम गौर से बना दें इस जगह पर, तुम्हें कुछ कुछ बातें साफ समझ में आएगी कि भाई ये वाली बी है, ये सी है, ये डी है, और ये वाला एंगल कौन सा एंगल, आर। उसके बाद वापस से बोलना है, ये जो ट्रायंगल है एसीडी कौन सा है, यहां से लेके यहां तक का बड़ा वाला ट्रायंगल, ये पूरा एसीडी ट्रायंगल, ये ए सी डी, और ये कितना है एंगल आई। बस मुझे 2-3 बातों के जवाब और दे देना लास्ट, बस खेल करता हूं। एसी कौन सी हाइट है, एसी कौन सी लंबाई है, रियल डेप्थ। और बीसी कौन सी लंबाई है, बीसी कौन सी है, एपरेंट, मतलब कि हमें दिख रहा है सिक्का 18 सेंटीमीटर पे और वाकई में वो 24 सेंटीमीटर पे। इसमें सभी को 2 काम करने हैं। ये कौन से ट्राइंगल है, तुम अगर ट्राइंगल पता लगा पाओ तो, ये सीधी लाइन जा रही है तो कौन सा ट्राइंगल है, ये राइट एंगल ट्राइंगल। और इसमें भी लाइन सीधी है, कौन सा ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल में अपनी एक चीज वैलिड है, इसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। तुम लोग बस मुझे इतना बता दो कि साइन थीटा कैसे निकलेगा, पी अपॉन में एच, और साइन आई भी कैसे निकलेगा, पी अपॉन में एच। बस प्रश्न ये कि बताओ आर के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर कौन है, आर के हिसाब से परपेंडिकुलर कौन है, सीडी, और उसके हिसाब से हाइपोटेनस कौन है, बीडी। दोबारा से, साइन आई, आई के हिसाब से परपेंडिकुलर कौन है, सीडी, और उसके अकॉर्डिंग हाइपोटेनस कौन है, एडी।
इस जगह पर अपन लोग एक छोटा सा चेंज लेकर आएंगे, बहुत काम का चेंज है, उसके बिना ये खेल आगे नहीं बढ़ सकता। और वो चेंज ध्यान से देखना। पहले तो इतनी बातें संभाल ले। डायग्राम बना, आर को करस्पॉन्डिंग किया, आई को अल्टरनेट किया, दो ट्राइंगल देखे, एक ट्राइंगल ये छोटा वाला, उसके अंदर साइन आर का इस्तेमाल करके वैल्यूज को पुट कर रहे हैं, और ये बड़ा वाला ट्राइंगल उसमें साइन आई का इस्तेमाल करके वैल्यूज को पुट किया। एक जो मोस्ट इंपोर्टेंट पूरा खेल है इस पूरी कहानी का वो ये कि अगर सिक्का, अगर बाल्टी की असली गहराई 20 सेंटीमीटर है, सिक्का ऐसा नहीं कि 10 पे दिखाई दे जाएगा, आधे पे नहीं, 20 है तो मैक्स टू मैक्स 18 पे 17 पे 2-3 सेंटीमीटर का फर्क आता है, बहुत ज्यादा नहीं आता किलोमीटरों में, बहुत छोटा फर्क है। और ये जो छोटा फर्क है तब लोग क्या करते हैं उस चीज को ध्यान से देखना। ये जो एडी है और ये जो एसी है इसमें भी बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, ये ट्राइंगल बहुत छोटे छोटे होते हैं, अपन लोग तो बनाने के लिए बहुत बड़ा बना देते हैं फिगर को, पर वाकई में इस एडी में और इस एसी में कोई ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है। हम लोग बस इसी चीज को रिप्लेस करने वाले हैं। मैं साइन आई में सीडी, एडी की जगह पे क्या रखने वाला हूं, एसी, एसी यानी कि रियल डेप्थ। मैंने इस बात को ब्रैकेट में जगह पे समझाया कि ट्राइंगल्स आर वेरी स्मॉल, ट्राइंगल्स आर वेरी स्मॉल, ट्राइंगल्स आर वेरी स्मॉल, सो AD is nearly equal to, AD लगभग बराबर होता है AC के, लगभग ने का 19 या 20 से, पर हम लोग उसे रिप्लेस कर लिया। और सेम टू सेम ऊपर वाले में BD किसके साथ रिप्लेस होगा बताओ, BC के साथ में, क्योंकि ट्राइंगल बहुत छोटे हैं तो ज्यादा बड़ा फर्क नहीं है। अगर एक साइड 4.8 सेंटीमीटर और अगली 4.7 सेंटीमीटर है तो बहुत बड़ा अंतर नहीं आता, इसीलिए इसमें भी रिप्लेसमेंट किया, रिप्लेस किया। साइन R इज इक्वल टू में CD अपॉन में BC, और BC यानी कि एपरेंट डेप्थ, इस चीज को लगाया। चलो अब एक सवाल का जवाब, लाइट कौन सी मीडियम से कौन से मीडियम में जा रही है, पानी से हवा में। अगर पानी से हवा में जा रही है तो उसको कैसे लिखेंगे, N, N के बाद में AG या GA, मतलब ये वाटर है तो वाटर यानी कि AW, AW है WA, पानी से हवा में पहुंच रही है AW, वाटर से एयर में जा रही है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का तरीका क्या है, स्नेल्स लॉ क्या कहता था, साइन ए अपॉन में, बस पुट कर दे साइन आई अपॉन में साइन आर, ठीक है। अब सभी लोग वैल्यू चलवा दें, AW इक्वल टू में साइन आई की वैल्यू बोलो CD अपॉन में आर, और साइन आर की वैल्यू बोल रहे CD अपॉन में A, CD अपॉन में A। इसमें एक चीज कट रही है, कौन सी बताओ, CD से CD, और नीचे का ये वो कहां चला जाएगा, ऊपर। तो मैंने CD से CD काटा पहला काम और A को ऊपर भेजा, तो अपने पास में N AW इक्वल टू निकल के आ जाएगा A अपॉन में R। ये किस चीज का फॉर्मूला है, ये कौन सी डेप्थ है, एपरेंट, नीचे वाली कौन सी है, रियल। तो मैं इसको लिख देता हूं वैसे तो एक बात, पर कोई बात नहीं, एपरेंट डेप्थ, एपरेंट डेप्थ, और नीचे आ जाएगा रियल डेप्थ, रियल डेप्थ, ठीक है। ध्यान से इस चीज को लिख दें, फिर मैं इसमें कुछ समझाता हूं तुम्हें। मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन सी ही है, लेकिन असलियत तो ये कि छोटी कहानी है। हमने लाइन को सीधा क्यों भेजा, क्योंकि आगे पढ़ने में आसानी हो जाए। हमने आर को करस्पॉन्डिंग किया, आई को अल्टरनेट किया, डेरिवेशन से प्रैक्टिस होती है। हमने एक काम और किया, रिप्लेसमेंट। मुझे पता है कि ट्राइंगल बहुत छोटा है तो मैंने अपनी काम की चीजों को ऐसे लगा दिया, लगा देते हैं। अपना काम जहां से बन जाए वहां से काम बना दो, चौकस बैठो मामले में कुछ नहीं। खुशी का नाम तो लिखा है, इसी लिखा लगे। अब सवाल का जवाब दे, एपरेंट ज्यादा होगी या रियल ज्यादा होगी, रियल ज्यादा होगी, एपरेंट कम होगी। अच्छा, कम वैल्यू ऊपर है, ज्यादा वाली वैल्यू नीचे है, छोटी वैल्यू ऊपर है, बड़ी वैल्यू नीचे है, तो आंसर एक से बड़ा आएगा कि छोटा। लॉजिकली सोचे ऐसे, तुक्का उक्का कुछ नहीं, बहुत सिंपल सिंपल बात है। भाई ऊपर 3 है और नीचे 7 है, आंसर बड़ा कि छोटा, छोटा, एक छोटा आएगा। अच्छा ठीक है, अब यहाँ देखें, हम वाटर से एयर में जा रहे हैं, डेंसर से
रियल में जा रहे हैं, हल्के में जा रहे हैं, तो इंडेक्स कैसा आएगा, एक से बड़ा कि छोटा? हम हल्के में जा रहे हैं तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कैसा आएगा, छोटा। अच्छा एक सेकंड, हम हल्के से, हम गहरे से मतलब भारी से, गाढ़े से, डेंसर से हल्के वाले में जा रहे हैं, तो इंडेक्स एक से कम मिलेगा। तो सामने वही लिखा है, ऊपर छोटा नीचे बड़ा, अब भी आंसर एक से कम ही आएगा, एकदम एक्यूरेट लिखा है। कल को कोई आदमी फॉर्मूले को स्विच कर ले, तो लिख दिया ऐसे डब्ल्यू में, तो क्या बनाओगे, रियल अपॉन में एपरेंट, ठीक है, ध्यान रखें, सब ठीक है। अगर किसी ने पानी को बाद में ले लिया तो तुम रियल को ऊपर ले लो, अगर किसी ने एयर को ले लिया तो तुम एपरेंट को ऊपर ले लो, ठीक है, दिमाग से। अगर डेंसर में जा रहे हैं, डेंसर में जा रहे हैं तो बड़ी वैल्यू ऊपर, अगर रियल में जा रहे हैं तो छोटी वैल्यू ऊपर, कॉमन सेंस की बात है। गाढ़े में जाएंगे तो बड़ा आदमी ऊपर आएगा, तो हल्के में जाएंगे तो छोटा आदमी ऊपर आएगा, लॉजिकली सोच। अब इस पूरे खेल को ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से, आराम शांति से। तुम लोगों ने लिख दिया ना, पर ये ना ड्राइव करना होता है, मतलब तुम्हें बस एक काम करना है। क्या तुम मेरी तरह आंख बंद करके चीजों को लिख सकते हो? अगर हाँ तो ठीक है, अगर नहीं तो अभ्यास कर लो, और कुछ खास नहीं। देखिए इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल देखना, अपने पास में बहुत सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। हमारे पास में एक सिक्का है जो कि इस पानी में उपलब्ध है, बाल्टी की लंबाई इज अराउंड 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सवाल ये कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू दी गई है 1.5, तो फाइंड द एपरेंट हाइट ऑफ द कॉइन, फाइंड एपरेंट हाइट ऑफ कॉइन। अब मैंने उस एन में जानबूझ के डब्ल्यू नहीं लिखा, जानबूझ के नहीं लिखा। फाइंड एपरेंट हाइट ऑफ कॉइन, बताओ सिक्का कितना ऊपर दिखाई देगा। तो मुझे इतना बताओ कि एन की वैल्यू एक से ज्यादा ही कम आई है, तो तुम्हें ऊपर कौन सी वैल्यू रखनी है भाई? एन की वैल्यू मैंने 1.5 दी है, तो तुम्हें ऊपर क्या रखना है, रियल, और नीचे क्या रखना है, एपरेंट। तो अगर मैं सॉल्व कर दूंगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू रियल अपॉन में एपरेंट। इंडेक्स कितना दिया 1.5, रियल कितना है 20, और एपरेंट पता नहीं। अगर मैं एन की वैल्यू बड़ी देता हूं तो तुम्हें बड़ी वाली वैल्यू ऊपर लेनी है, अगर मैं एन की वैल्यू कम देता हूं तो तुम्हें छोटी वाली वैल्यू ऊपर लेनी है। सॉल्व करने पर, ट्रांसपोज करने पर, डिवाइड करने पर 20 अपॉन में 1.5 पॉइंट हटेगा 0, और जब इसको 5 से काटेंगे तो 40 अपॉन में 3, वापस से काटेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, लगभग 13, अप्रोक्सीमेट 13 सेंटीमीटर के आसपास। अप्रोक्स चलने की बातों को कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि जो 20 सेंटीमीटर गहराई है, सिक्का में कितने पे दिखाई दे जाएगा, 13 सेंटीमीटर ऊपर से नीचे, मतलब मुझे यहाँ से 13 सेंटीमीटर नीचे दिखाई देगा। और अगर नीचे से नापू तो कितना, 7 सेंटीमीटर। अगर बाल्टी के ऊपर से नापेंगे 13 सेंटीमीटर उसकी एपरेंट डेप्थ है, और अगर नीचे से हाइट नापेंगे तो कितनी होगी, 7 सेंटीमीटर। इन बातों को समझना सीखेंगे चल क्या रहा है। तो तुम्हें सवाल दिखाता हूँ वापस से, स्वयं ट्राई करें, आसान चीजें हैं, तो पहले से बोल रहा हूँ कि आसान बातें हैं। ठीक है, हमारे पास में ये ऑयल है। अच्छा ऑयल में इंडेक्स दिखाई देता है कि नहीं, सिक्का ऊपर दिखता है कि नहीं, किसने ट्राई करा तो? तेल में, अरे वो कल्पना करें, वो शनिदेव सुबह सुबह जो मांगने आते हैं वो तेल में सिक्के पड़े होते हैं, वो दिखते हैं सही जगह पे, थोड़ा उतले हुए दिखते हैं, ऊपर दिखते हैं, वैसे ज्यादा दिखेंगे। पानी कम गाढ़ा हो, पानी कम गाढ़ा एज कम्पेयर टू तेल के, तो और ज्यादा दिखाई देंगे। पेट्रोल में देखे हो कभी? नहीं, पेट्रोल ही नहीं देखी लोगों ने। अब आज के जमाने में इतनी महंगी हो गई है। 29 सितंबर से डाउन हो जाएंगे शायद रेट, शायद। देखें हाँ भाई, सकता है, ठीक है। बाल्टी की जो हाइट है वो 30 सेंटीमीटर है, और ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है वो 0.8 सेंटीमीटर है। फाइंड द एपरेंट हाइट, फाइंड द एपरेंट डेप्थ, डेप्थ हाइट नहीं, डेप्थ निकालो, ऊपर से कितना नीचे है वो भी बताना, हाइट भी कितनी होगी वो भी हिसाब लगा लें, शांति से कर।
विद्या मंदिर वाले फिक्स में कहाँ चल रहे हैं? 10% ऑन लाइट। रे ऑप्टिक्स में ये मतलब रिफ्लेक्शन से स्टार्ट करा है कि रिफ्लेक्शन से? रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन नहीं करा है कोई लेंस में, कुछ नहीं। बना भी आंसर। इस बार ऊपर कौन आएगा? एप्रेंट। जो कम है आंसर तो ऊपर कम वाली वैल्यू, ज्यादा है तो ऊपर ज्यादा वाली वैल्यू। रटे नहीं चीजों को है। n is equals to apparent upon में रियल, यानी कि 0.8 is equals to apparent upon में रियल है 30, और करेंगे इनटू कितना आ जाएगा? 24 सेंटीमीटर, यानी कि जमीन तक, जमीन नहीं, पानी से लेके सिक्के तक की गहराई कितनी है? पानी के सतह से टॉप से सिक्का कितनी गहराई पर मिलेगा तुम्हें? 24 सेंटीमीटर। और बाल्टी के तले से सिक्का कितना ऊपर है? 6 सेंटीमीटर। अगर मैंने यहाँ पे लिखा एपरेंट डेप्थ यानी गहराई बताओ, तो आंसर बनेगा 24 सेंटीमीटर। और मैंने तुमसे बोला होता एपरेंट हाइट बताओ, तो आंसर क्या निकलता? 6 सेंटीमीटर। नीचे से हाइट नापो, हाइट नीचे से नपती है, गहराई ऊपर से नपती है। 24 सेंटीमीटर नीचे से नापने की बात तो 6 सेंटीमीटर है। लॉजिकल चीज है वो, सिंपल सिंपल सी कहानी है। चलो एक और कर लेंगे आंसर। अपने पास में ये बकेट, ठीक है, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कोई भी लिक्विड हो सकता है, मान लिया 1.2 है। अच्छा, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की यूनिट कुछ नहीं होती, 1.2 के पीछे सेंटीमीटर, किलोमीटर, ग्राम, सेकंड कुछ नहीं आता, बस संख्या आती है। तो सवाल बस इतना सा है कि यहाँ पे जो सिक्का है उसकी ऊपर से जो ऊंचाई है, उसकी ऊपर से जो ऊंचाई दी गई है वो 12 सेंटीमीटर है। बताएं कि उसकी असली गहराई क्या होगी? बकेट की टोटल लेंथ कितनी, कितनी हाइट तक पानी भरा हुआ है? ये सवाल ऐसे होगा, ये नहीं डेप्थ बताओ, फाइंड द हाइट टिल द वाटर इज फिल्ड इन द बकेट, कितनी ऊंचाई तक भरा हुआ है। सवाल वही है, बस तुम्हें वही निकालना रियल डेप्थ। पहले ही बताएं कि आंसर एक से बड़ा कि छोटा? बड़ा। ऊपर कौन आएगा फिर? रियल। और नीचे कौन सी आएगी? एप्रेंट। ऊपर आएगी रियल, नीचे आएगी एप्रेंट। अच्छा, 1.2 इक्वल्स टू रियल कितना पता नहीं, एप्रेंट कितनी है? 12 सेंटीमीटर। दिख रही है 12 सेंटीमीटर की ऊंचाई, और 12 का इंटू जो 12 से करेंगे कितना आ जाएगा? 14.4 सेंटीमीटर। यानी कि सीधी सीधी बात ये कि जो बकेट है उसकी कुल लंबाई 14.4 सेंटीमीटर है, वो यहाँ तक फिल्ड है टोटली 14.4 सेंटीमीटर। ठीक है, इस क्वेश्चन का असली रूप और देखने का, मतलब कुछ वैसा सवाल नहीं है, कंसेप्ट को बिल्ड करने के लिए बस कुछ छोटी मोटी कोशिश होती है, ये क्वेश्चंस नहीं। हाँ भाई, हमारे पास ये जो सिक्का है वो ये तले से 8 सेंटीमीटर ऊपर उचका हुआ है। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की वैल्यू दी गई है 0.6। फाइंड द रियल डेप्थ, फाइंड द हाइट, फाइंड हाइट ऑफ वाटर इन बकेट। पानी बकेट के अंदर कितनी हाइट तक भरा हुआ है? ठीक है, इस बार नीचे से हाइट दी गई 8 सेंटीमीटर। पता नहीं तुम कैसे करोगे, पर वो लिख दे। अगर वो 0.6 है, एक से कम है, तो ऊपर कौन और नीचे कौन, पहले वो लिखें। तो वो पे वो नहीं आता, कंफ्यूजन उसी में है कि साहब ऊपर ए लगाएंगे यार, दोनों से किए, बुद्धि से सोच बस।
तो नहीं पता कि कैसे करना है, बता सकता हूँ मैं तुम्हें। इसके ऊपर की ऊंचाई x मान लें, तो जो गहराई आएगी एक तो हो जाएगी x और एक हो जाएगी x प्लस 8, मतलब एपरेंट हाइट आ जाएगी निकल के x। ये बातें अपने आप सोचनी होती है, मतलब बस इतना सीखे, यही है फिजिक्स, अपने आप से अपने हाथों को चला देना। एपरेंट हाइट x हो गई और ये वाली जो हो जाएगी दैट इज x प्लस 8 सेंटीमीटर रियल वाली, इस रियल और एपरेंट हो जाएगी x, ऐसे अब निकाल। हमें ये क्यों नहीं आया दिमाग में x मानने वाली है बेटा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल किसी कंसेप्ट से होते हैं ओपन माइंड से। बताओ n की जगह पे क्या लगेगा 0.6, a की जगह पर x और r की जगह पे x प्लस 8। अगला काम क्रॉस मल्टीप्लाई, और कुछ नहीं होना उससे ऊपर। जब इसको उधर भेजेंगे मल्टीप्लाई में तो 0.6 का x से करने पर 0.6x और इसका जब इससे करेंगे तो 4.8 और इक्वल टू मैक्स। हमें ये 0.6 से वहां भेजेंगे तो माइनस में, यानी कि 4.8 इज इक्वल टू x माइनस के 0.6x 4.8। बताओ भैया एक x में से अगर 0.6 गए तो कितना बचेगा 0.4, और 0.4 के बाद में सीधी सीधी बात है कि भाई ये आ जाएगा डिवाइड में। जैसे 4.8 को 0.4 डिवाइड करेगा तो x 4 से 48 कटेगा, कितनी बार 12 सेंटीमीटर, मतलब ये जो है वो 12 सेंटीमीटर है कुल मिला के। बकेट की कुल लंबाई कितनी है 20 सेंटीमीटर। सिक्का कितने पे है ऊपर से नीचे 12 सेंटीमीटर, नीचे से ऊपर कितना है 8 सेंटीमीटर। इस चीज को ध्यान से देखिए कि क्वेश्चन ये फिर भी ठीक है एज कंपेयर टू पुराने वाले सभी से, और हमें बस इतना समझना आना चाहिए कि लॉजिकली बात ये कि अगर n की वैल्यू 1 से कम है तो ऊपर कम वाला, ज्यादा है तो ज्यादा वाला। हमें ये हिम्मत होनी चाहिए अपने आप से x मान सकें, चीजों को सॉल्व कर सकें, कोई बहुत बड़ी चीजें नहीं है। हाँ लेकिन एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी की डेरिवेशन। अब छोटा मोटा पॉइंट है इसीलिए उसको रिवाइज रखें, वाकई में छोटा मोटा आने वाले समय में समझ में आ जाएगा। ठीक है, हाँ भाई हैशटैग 7 डालें। तुम में से ऐसा कोई व्यक्ति इसने सड़क नहीं देखी जीवन में कभी? थोड़ा देखिए ऐसा, जब मैं बहुत मतलब इतने बुरे गांव से आता हूँ वहां पे बस आज भी मिट्टी वाली सड़कें ही हैं, पगडंडी इसमें कहते हैं शायद, बाहर से तो पाँव जम जाता कीचड़ में। ऐसा तो नहीं है ना कोई कभी? अच्छा ऐसा कोई ऐसा मैंने बस के आगे बैठ के भी सफर नहीं करा, मैं मुझे हमेशा पीछे की सीट मिलती है। कभी बस में आगे, गाड़ी में आगे, बाइक में आगे बैठ, बाइक में तो आगे बैठते हैं ना, बैठते बहुत ईजी होती है, एक ही बात है। तो कभी गर्मियों के टाइम पे देखना सड़क दूर से देखना, लगता है जब पानी फैला हुआ, नहीं देखा ऐसा? वहां जाते हैं तो कुछ नहीं, सूखा पड़ा। बहुत दिलचस्प बात है, अपने आप जब सोचोगे यार इतनी रत्ती गर्मी में गरम गरम सड़क पे पानी कहाँ से आया, तो वैसे ही रुकेगा नहीं 2 मिनट, दिखता है लेकिन पानी दूर से। वो पानी क्यों दिखता है? उस पानी के दिखने को अपन लोग क्या बोलते हैं? मिजाज। तो रेगिस्तान में होता है, कार्टूनों में कभी देखा हो तुमने गलती से तो, छोटा भीम में आता है एक में, मिजाज मतलब दूर से आगे लगता है कि वहां पानी आ जाएगा तो कुछ नहीं है, ऑब्वियसली लगता है बिल्कुल सड़क पे तो बढ़िया फील होता है कि पानी फैला हुआ है, लेकिन पहुंचता कुछ नहीं होता। तो ऐसे रेगिस्तान में भी मिराज जैसा दिखता है, उसे मिराज कहते हैं दम को। लोग उस मिराज के चक्कर में भागे भागे जाते हैं और कुछ नहीं, आदमी मर जाता है रेगिस्तान में इसी मिराज के चक्कर में। वो मिराज आता कहाँ से? वो कहीं ना कहीं TIR का रोल है। ठीक है, TIR बहुत लंबा कंसेप्ट है। पहली बात तो TIR का पूरा नाम लेके सभी लोग, ठीक है, TIR यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल
इंटरनल रिफ्लेक्शन, हम तो रिफ्लेक्शन पढ़ रहे थे, नहीं रिफ्लेक्शन ही पढ़ रहे। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन नहीं लिखा मैंने, रिफ्लेक्शन ही लिखा है, जो अपन लोगों ने सबसे पहले पढ़ा था। रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन क्या फर्क था? रिफ्लेक्शन एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाना, और रिफ्लेक्शन अपने ही मीडियम में लौट कर आना। तो हम उस टॉपिक को तो हम पढ़े आए ना, अब क्यों आए लौट कर? नहीं, सही जगह पर आए, ध्यान से देखें। सबसे पहली चीज, डायग्राम बनाने वाली बात है, तुम कैसे बनाओगे? तो लेंथी से बनाए, लेंथी से मतलब अपनी पूरी कॉपी की जो लंबाई है, जहां पे दो लाइनें खींची हुई हैं लाल लाल रंग की, वहां से दूसरे छोर तक, जहां तक पन्ना खत्म ना हो जाए, वहां तक पानी की बूंदें बना दे, ऐसे पानी बना दो। मिराजदार तो बहुत बाद में आएगा, पहले यही पढ़ना है। हाँ भाई, तो मैं इतने महीनों बनाना, मैं तो वैसे बना रहा हूँ, जल्दी जल्दी खेल 2 मीटर बना दे पानी बूंद, मैं लंबी से गैप अच्छा सा देखे, कम से कम 5-7 लाइनों में आना चाहिए तुम्हारा ये वाला पेज, ठीक है। और थोड़े डायग्राम जब मैं बनाना शुरू करूँ तो ध्यान से लिखना, अंडरस्टैंडिंग वाला कंसेप्ट है, ऐसा नहीं कि कोई डेडिकेशन करनी है तुम्हें, तो बात समझनी है कि TIR है क्या चीज। ये डेंसर मीडियम है ना, पानी है मान लिया अपन लोगों ने, और पानी के ऊपर पाई जाती है हवा, ऊपर रेयर मीडियम है, डेंसर मीडियम है, ऊपर रेयर मीडियम है, पूरा बना दे ध्यान से। एक गड़बड़ हो गई है बस, जैसे मतलब मैंने TIR बस कुछ जगह छोड़ी, उसके बाद नीचे बना, तुमने जगह नहीं छोड़ी है शायद। अच्छा, तो बॉटम नहीं छोड़ी, दिख रही है मुझे। कोई बात नहीं, अब ठीक है, अब क्या कर, निगाह तो ऊपर है ही, सुराग तो हल्का सा, कोई बात नहीं। दिवाली में तो समय है, अब से 2 हो जाएंगे ऐसी भटक में। एक दूंगा 4 के 10 पैकेट, मतलब एक पैकेट में कितने बम आते हैं? 10-12 तो आते हैं। वाला दिन भटकाएंगे वाला, करीब करीब एक दिन में एक। देखें भाई, सबसे पहली बात, मैं जैसे डायग्राम बनाऊं वैसे बनाएंगे, 3-4 बार बनाऊंगा एक डायग्राम लगातार, ध्यान से देखें। मोस्ट इंपोर्टेंट ये को डेरिवेशन नहीं है, तो बस बात समझनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक की पूरी बात समझ में आ जाएगी, और उसके बाद तो इसके कुछ काम के तो मतलब फैक्टर हमने पढ़ोगे, ध्यान से देखो। सबसे पहले लाइट यहाँ से यहाँ जा रही है, लाइट कौन से मीडियम से कौन से में जा रही है बताओ लगातार, ये चीजें यहीं की खत्म कर दें, याद कर जाए टोटली। लाइट पानी से हवा में जा रही है, डेंसर से रियल में। अगर मैंने इस जगह पे नॉर्मल ड्रॉ किया, तो नॉर्मल ड्रॉ करने पर मैं क्या समझ में आएगा, अगर डेंसर से रियल में तो पास या दूर दूर निकल जाएगी, तो मैंने थोड़ा सा ऐसे अलग हट के निकाल दिया। अच्छा, ये वाला एंगल क्या कहलाएगा? एंगल आई, और ऊपर वाला एंगल आर कहलाएगा। वापस सुनो, अगर मैंने लाइट रे को थोड़ा सा और फैला के बना दिया, मतलब मैंने अगर एंगल आई बढ़ा दिया, देखो मैंने अगर एंगल आई को बढ़ा दिया, अगर यहाँ पे एंगल 45 था तो कितना हो जाएगा? 60 बढ़ गया मान लेते हैं। अगर मैंने यहाँ पे एंगल आई और बढ़ा दिया तो एंगल आर और बढ़ जाएगा, तो एक पॉइंट पे आके एंगल आर और बढ़ जाएगा, एंगल आर और बढ़ गया, इसलिए एंगल आर।
ठीक है, एक डायग्राम दूंगा अभी और सुनिए। अगर मैंने एंगल आई को और ज्यादा बढ़ा दिया, एंगल आई की लंबाई और बढ़ गई, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जिस पॉइंट पर, मतलब ध्यान से देखो, लाइट रे यहाँ पे आई है, फिर यहाँ आई है, एक पॉइंट आएगा कि लाइट रे किसके साथ चलने लगेगी, सरफेस के साथ में। अगर मैं एंगल, मैं जानता हूं कि लाइट अगर डेंसर से रियल में जाएगी तो एंगल आर बढ़ेगा, मैंने एंगल आई को थोड़ा और बढ़ाया तो एंगल आर और बढ़ गया। अगर मैंने एंगल आई को और ज्यादा बढ़ा दिया तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जिस पॉइंट पर लाइट रेस पानी की, मतलब सतह के साथ में चलने लग जाएगी। सोचें, एंगल आई बढ़ा, आर बढ़ा, आई और बढ़ाया, आर और बढ़ गया, आई को और ज्यादा इंक्रीज किया, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि जब रिफ्लेक्टेड लाइट रे सरफेस के साथ चलने लग जाएगी, और जिस एंगल पर लाइट रे सरफेस के साथ आ जाती है उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को अपन लोग बोलते हैं आईसी, यानी कि क्रिटिकल एंगल। दिस क्रिटिकल एंगल, ठीक है, डिफाइन लिखने वाले हैं सभी लोग इस चीज की, पहले ध्यान से देखें कि बात दिमाग में पहुंचे। अगर हम डेंसर से रियल में जाते हैं, लगातार एंगल आई को बढ़ाएंगे तो एंगल आर बढ़ेगा, और एक वक्त ऐसा आएगा कि जब लाइट रे सरफेस के साथ जाने लग जाएगी, जिस पॉइंट पर लाइट रे सरफेस के साथ जाने लग जाए उस एंगल को अपन लोग क्या बोलेंगे, क्रिटिकल एंगल। इस बात को अंग्रेजी में लिखने की कोशिश कर लेते हैं, ध्यान से देखिए। द मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट इंग्लिश, अलग का बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए शुरू से। तो डायग्राम बना, एकदम मेंटेन बनाना एकदम सही से, मतलब तुम्हें बस एक बात समझना है, लगातार एंगल आई बढ़ेगा तो आर बढ़ेगा, और एक वक्त पर आकर वो आर सरफेस के साथ हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, दिस एंगल इज 90, जब रिफ्लेक्टेड रे इज परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे मतलब जाने वाली लाइट नॉर्मल के परपेंडिकुलर है, उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को अपन लोग क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल। या फिर अगर आम भाषा में बोला जाए, जब जाने वाली लाइट रे सतह के साथ निकल जाए उस एंगल को अपन लोग क्रिटिकल एंगल कहते हैं। ये ध्यान से, क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन लिखता हूं, ये ध्यान से देखना। व्हेन लाइट रे ट्रेवल फ्रॉम, व्हेन लाइट रे ट्रेवल फ्रॉम कौन से मीडियम से कौन से मीडियम में, फ्रॉम डेंसर टू रियल मीडियम, डेंसर से रियल में ही जाना चाहिए, डेंसर टू रियल मीडियम, द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट विच, द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट विच, एक ऐसा इंसिडेंट एंगल जिस पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स 90 डिग्री, एक ऐसा इंसिडेंट एंगल जिस इंसिडेंट एंगल पे रिफ्लेक्टेड एंगल की वैल्यू क्या हो जाती है, 90 की, मतलब मोटे तौर पे सतह के साथ चलने लग जाए, उस एंगल को अपन लोग बोलते हैं that angle is called critical angle, that angle is called critical angle, angle is called critical angle represented by IC, ठीक है, ध्यान से लेंगे। जिस एंगल पर निकलने वाली लाइट रे सतह के साथ चलने लगे उस एंगल को क्रिटिकल एंगल कहते हैं। हमेशा लाइट कहां से कहां जानी चाहिए, उसके लिए डेंसर से रियर में, रियर टू डेंसर में क्रिटिकल एंगल कभी नहीं बनेगा। चलो तुमसे सवाल इस जगह पर, तुम इस कहानी को कैसे लिखोगे, लाइट डेंसर से रियर में जा रही है, मतलब वाटर से एयर में जा रही है, कैसे लिखा जाएगा, एन डब्ल्यू है कि ए डब्ल्यू, वाटर से एयर में जा रही है, ए डब्ल्यू। निकालने का तरीका साइन आई अपॉन में, साइन आई अपॉन में साइन आर, मैंने सही लिखा है एकदम, साइन आई मतलब आईसी, और साइन आर यानी कि
90, क्योंकि अब वो सरफेस के साथ आ चुका है, 90 का एंगल नॉर्मल के साथ में। अगर सॉल्व करेंगे तुम लोग बता सकते हो वैसे तो कि साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो फॉर्मूला खत्म हो गया तुम्हारे जगह पर आकर। लेकिन कोई इंसान इसको ऐसे भी लिख सकता है, अगर उसने ए डब्ल्यू की जगह डब्ल्यू ए लिखा तो क्या बन जाएगा 1 में साइन आई सी, उल्टा, सीधी सीधी बात है। ये बात समझने की है, रटंत विद्या नहीं है, लॉजिकल स्टेटमेंट है भाई। क्रिटिकल एंगल ऐसा एंगल जिस एंगल पर लाइट सरफेस के साथ निकलने लग जाए, दैट इज इंसिडेंट क्रिटिकल एंगल। और इसमें तो फॉर्मूला सेम ही है। अब AW को W लिखकर बस उल्टा करना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, पर ये बात समझे कि पहली कंडीशन डेंसर टू रियर होना चाहिए और दूसरी कंडीशन सुनो, चलो सवालों की जवाब। अगर ये एंगल 45 था तो ये थोड़ा सा बढ़ गया, अगर ये एंगल 60 था ये थोड़ा सा और बढ़ गया, ये एंगल अगर 80 हुआ तो बिल्कुल सरफेस के साथ आ गया, और अगर ये वाला एंगल 88 हो जाता, 80 से 88 हो जाता तो लाइट रे कहाँ जाती, मतलब लाइट रे पहले इतना आई, फिर इतना आई, फिर सरफेस के साथ आ गई। अगर एंगल और बढ़ गया तो नीचे ही आ जाएगी, तो रिफ्लेक्शन नहीं होता। मतलब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाती नहीं है। अगर तुम ध्यान से देखो, हम लोगों ने पढ़ा रिफ्लेक्शन इन लाइट का टकरा के वापस आना, रिफ्लेक्शन एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाना। अगर मैं तुम्हें यहाँ एक बहुत सिंपल बात बोलूं कि लगातार आर की वैल्यू बढ़ रही है, लगातार आर की वैल्यू बढ़ रही है, एक पॉइंट ऐसा आएगा कि अगर मैंने नीचे वाला एंगल और बढ़ा दिया तो ये आर बाहर जाने की वजह नीचे आ जाएगा। दो मीडियम है, रिफ्लेक्शन होना चाहिए, फिर भी रिफ्लेक्शन होने की जगह पर क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन। वो चौथी कंडीशन भी ध्यान से देखें, अगर हम लोग इस इंसिडेंट एंगल को बहुत ज्यादा बढ़ा दें, मतलब ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल की वैल्यू मान लेते हैं 80, और हमने जो एंगल बनाया है, हमारा जो इंसिडेंट एंगल है इस बार वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा है, 80 से बड़ा है। 80 कौन सा एंगल है, 80 वो एंगल है जिस पर लाइट सतह के साथ होने लग जाती है, और अगर मैंने 80 से ज्यादा दे दिया एंगल तो लाइट रे सरफेस से नीचे आ जाएगी सीधे सीधे। मतलब जिस जगह पर रिफ्लेक्शन होना चाहिए उस जगह पे क्या होता है, रिफ्लेक्शन। और इसी फिनोमेना को अपन लोग क्या बोलते हैं, टोटल इंटर रिफ्लेक्शन, TIR। मतलब यहाँ पर होना क्या चाहिए था, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन नहीं होता। ठीक है, तो ध्यान से इस चीज को भी देख लें कि when incident angle is greater than, when incident angle is greater than क्रिटिकल एंगल, जब इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाए, फ्रॉम डेंसर टू रियल मीडियम, फ्रॉम डेंसर टू रियल मीडियम, जब लाइट डेंसर से रियल में पास हो रही है, then light comes back in the same medium, तब लाइट्स अपने ही मीडियम में वापस आ जाती है। और लाइट का अपने मीडियम में वापस आना रिफ्लेक्शन नहीं कहलाता, that is called reflection, and this is called total internal reflection, this is called TIR। ठीक है भाई, ध्यान से देखिए, मतलब मैंने एक एक करके एंगल बढ़ाया, लगातार एंगल बढ़ा, लगातार आर की वैल्यू बढ़ी, जिस पॉइंट पे आर सतह के साथ आ गया दैट इज क्रिटिकल एंगल, और जहां पे आर सतह के अंदर ही आ गया दैट इज TIR। मतलब ऐसे जरूरी नहीं है कि हम लोग अगर कांच में से लाइट को मारे तो पार ही जाए, इस बात को समझे। ऐसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है कि अगर मैं कांच में से लाइट को डालूं तो पार निकले, अगर मैंने एंगल लगातार बढ़ा दिया तो एक पॉइंट आएगा कि जब लाइट टकरा के अंदर ही आ जाएगी, रिफ्लेक्शन नहीं होता है। तो रियलिटी है, इनमें से किसी और लेजर लाइट है ग्रीन कलर की खेलने वाली, इस पे है ले योगल, ऐसे उसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है रे ऑप्टिक्स में, पर रे ऑप्टिक्स में दे में करा को एक एक्सपेरिमेंट है उसमें, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, क्वांटम फिजिक्स की स्टार्टिंग ही वहीं से होती थी, ऐसा मतलब। पहले इस पूरी कहानी को अप्रोच से दिमाग से सोचें
लगातार अगर आई बढ़ेगा तो आर बढ़ेगा। जब आर सतह के साथ है वो क्रिटिकल एंगल है, और जब आई बहुत ज्यादा हो गया तो नीचे ही आ गया, दैट इज टी आई आर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। उसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, लेकिन एप्लीकेशन सुनने से पहले, हाँ तो बोला था ना मैं तुम्हें यहाँ पे टी आई आर समझा दूंगा तुम्हें। हाँ भाई, सब लोग यहाँ बनाए रिमार्क, काम की बात है। यानी कंडीशंस फॉर टी आई आर, कंडीशंस फॉर टी आई आर। टी आई आर के लिए कौन सी कंडीशंस हैं? टी आई आर कब पॉसिबल है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब पॉसिबल है? हाँ भाई, दो कंडीशन है। पहली कंडीशन, लाइट कौन से मीडियम से कौन से जानी चाहिए तभी पॉसिबल है, डेंसर टू द एयर, ये तो कंफर्म है। लाइट ऑलवेज टू बी डेंसर टू द एयर, डेंसर टू द एयर जानी चाहिए। और दूसरी कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन डेंसर टू द एयर, दूसरी कंडीशन इंसिडेंट एंगल मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। हमें इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा रखना है। अगर कम रखेंगे तो कोई फायदा नहीं है, ज्यादा रखेंगे तो लाइट अंदर आएगी, और बराबर भी रखा तो भी लाइट अंदर नहीं आएगी, सरफेस पर जाएगी। तो ये दो कंडीशन भी है, ध्यान से नहीं लिखें। पेपर में जब केस स्टडी आती है ना इसकी, यही डायग्राम यही प्रिंट होकर आता है सीधे। अब बात है कि इस टीआईआर की क्या क्या बेनिफिट है, ये कहाँ पे इस्तेमाल होता है वो सुन। तुम मुझे एक बात बताओ, तुम लाइट को मोड़ सकते हो? अगर लाइट जैसे यहाँ आ रही है, मुझे इसको मोड़ना है, मुझे इसको वहां भेजना है, लाइट को बेंड कैसे करेंगे? लाइट आ रही है उसको सीधा भेजना है वापस, यहाँ पे आई टकरा के सीधे वापस। देखो गाड़ी तो है नहीं, स्टीयरिंग घुमा देंगे। लाइट को बेंड करना कोई हंसी मजाक का खेल तो है नहीं। एक जवाब सब शीशे लगा देंगे, ये ठीक जवाब है फिर भी, एज कंपेयर ये फिर भी ठीक ठाक जवाब है कि शीशे लगा के लाइट को बेंड किया जा सकता है। अजीब बात यह कि लेंस लगा के भी कर सकते हैं। लाइट को बेंड करने वाले डिवाइस का नाम है प्रिज्म, लाइट को मोड़ सकता है, ठीक है, मोड़नी ही क्यों है? मैं तो लाइट से कोई दिक्कत ही नहीं है, आज तक मैं लाइट को नहीं मोड़ा, क्या मैं जीवन नहीं जी रहा हूँ? और अगर नहीं मोड़ूंगा तो क्या जीवन जी नहीं पाऊंगा? नहीं, कुछ और काम की बात है। तो आगे कुछ ऐसा पढ़ने को मिलेगा कि जिसे तुम देख कर दंग रह जाओगे। ऑप्टिकल फाइबर ये अपने आप में बहुत बड़ी बड़ी कहानी है। तुम सभी लोगों ने डिश टीवी का तार देखा है, उसमें कितनी सारी लेयर होती है, ब्लैक के अंदर सिल्वर क्या क्या, वो तो ऑप्टिकल फाइबर का ऐसा मान लो 1% हिस्सा है, कुछ नहीं है वो। उसमें कितनी इंफॉर्मेशन आती है, कितने चैनल आते हैं। ऑप्टिकल फाइबर के हिसाब से तो 1% नॉलेज नहीं है उसके अंदर। ऑप्टिकल फाइबर इतनी खतरनाक चीज है। खैर, हैशटैग 8 लिखें, एप्लीकेशंस ऑफ टीआईआर, एप्लीकेशंस ऑफ टीआईआर। क्या कि ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, उसका इस्तेमाल किस किस जगह पर किया जाता है वो ध्यान से देखें। सबसे पहला है मिराज, 3-4 लाइनों का गैप देते हैं। दूसरा बेंडिंग ऑफ लाइट, बेंडिंग ऑफ लाइट यूजिंग प्रिज्म, यूजिंग प्रिज्म। वापस से 3-4 लाइनों का गैप देते हैं। और तीसरा पॉइंट है ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर पूरे पूरे पन्ना ही छोड़ देना नीचे। मिराज, बेंडिंग ऑफ लाइट यूजिंग प्रिज्म और ऑप्टिकल फाइबर।
कि डिश टीवी का तार और वाईफाई का तार सेम होता है क्या? देखा किसी ने? नहीं देखा। अलग होता है, सेम होता है? अलग होता है। क्या खास है वाईफाई के तार में? कैसा होता है अंदर से, ये पूछ रहा हूँ। बारीक सा। इसने मोबाइल टावर देखे? मोबाइल टावर पास जाके देखे? उनमें भी कोई तार वार होता है क्या? जमीन जमीन से कनेक्ट वनेक्ट डब्बे लगे होते हैं, ऊपर उसके जनरेटर लगा होता है, उसके पास में नहीं पता। मतलब अभी तो मतलब ज्ञान बस महका दिए, हल्का फुल्का चीके वीके में प्रधानमंत्री कौन है, राष्ट्रपति कौन है। वैज्ञानिक बुद्धि नहीं है ये, रटंत बुद्धि होती है। वैज्ञानिक बुद्धि अलग चीज है, बस परिष्कार करती चीजों का। ये रखने वाला कल है, ये याद कर लिया जी, देश के प्रधानमंत्री फलाने हैं, चीफ मिनिस्टर फलाने हैं, फिर क्या करूंगा? कुछ नील बट्टे से नाटक, कोई बेनिफिट नहीं है। इस आविष्कार नहीं होती, दुनिया चलती है बस। ठीक है, इस कार्रवाई को अपन लोग कल निपटाएंगे आगे। ठीक है।